अब आपको पढ़ा रहे हैं, इस समय हम हैं बायोलॉजी की श्रृंखला में। आपका जो इकाई वो चल रहा है इकाई सेकेंड, आनुवंशिकी और विकास। उसका जो प्रमुख जो मेन टॉपिक है मेंडलीय वंशागति, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और इस बार आएगा भी। ये जो आपका एग्जाम होने वाला है बोर्ड का कक्षा 12 का, वो और हाई स्कूल में भी है ये, ठीक है ना। तो इसलिए हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है टॉपिक ये मेंडलीय वंशागति, ठीक है ना। तो मेंडलीय वंशागति के अंतर्गत हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्हें कहते हैं आनुवंशिकी का जनक, ठीक है। भले ही आनुवंशिकी पर आगे मेंडल के बाद में विभिन्न जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, परंतु जो नींव है वो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही डाली थी। किसकी? आनुवंशिकी की। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि माता पिता के जो लक्षण हैं वो उनके बच्चों में जाते हैं, और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो कहने का आशय है कि इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है वंशागति का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के जाने का, इसका सबसे पहले जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो हमारे वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने ही किया था। तो आज हम इनका जो जीवन है वो कैसा रहा, इनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ठीक है ना। वैसे ये जो वैज्ञानिक रहे हैं ये अपने प्रारंभिक समय में पहले इनका हम बताते हैं जन्म के बारे में, ठीक है ना। इनका जन्म जो है वो 22 जुलाई सन 1822 को हुआ था। एक देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में इनका जो जन्म है वो हुआ था, ठीक है ना। अब इनका जो जन्म है वो बहुत ही साधारण परिवार था, कृषक परिवार, और इनका परिवार माली परिवार था, यानी कि इनका परिवार खेती बाड़ी में संलग्न था और फूल पौधों वगैरह आदि को उगाता था, ठीक है। जैसे कि मान लिया मटर के पौधे उगाए, मटर की खेती कर ली, फूल की खेती कर ली, तो इनका माली कृषक परिवार था, ठीक है। तो प्रारंभ में समय में ही जब ये अपने पिता के साथ में रहते थे, अपने उसको जो कृषक में यानी जब उनके पिता खेती करते थे तो उस दौरान इनके मन में बहुत सी भावनाएं उठती थी पौधों को लेकर कि ये पौधे जो हैं वो किस प्रकार से हैं, इनका रंग रूप एक किस प्रकार का है। अच्छा, ये जो फूल है पौधे का इसका रंग पीला ही क्यों है, ये फूल जो है इसका रंग गुलाबी ही क्यों है, ये पुष्प लाल ही क्यों है ना। और एक ही प्रजाति के पुष्प हैं, किसी का फूल के किसी का लाल है और कोई जो है गुलाबी हो जाता है। और मटर उन्होंने देख उन्होंने सोचा देख भाई ये मटर, कोई मटर चिकनी है, कोई मटर रफ है, ये क्या कारण है। तो विभिन्न प्रश्न जो है अपने पिता से वो पूछते थे, ठीक है ना। लेकिन पिता इनके कृषक थे, इनके सही प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते थे। तो उन्होंने सोचा बच्चा हमारा जो होनहार है, बच्चा हमारा अच्छा है, तो इसे उन्होंने, गरीब थे भले ही इनके पिता, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे में जो है थोड़ी जो काट छांट करी और उन्हें पढ़ाई के लिए इनको भेजा, ठीक है ना। तो पढ़ाई करने के बाद में ये ब्रून नामक शहर में ही जो है वो एक मठ में जो है पादरी हो जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जो चर्च होते हैं ना, हमारे भारत में भी चर्च हैं ईसाई लोगों के, तो चर्च में एक फादर होते हैं। तो इन्होंने नौकरी कर ली थी पादरी की, जो है पादरी की, तो वहीं नौकरी करते थे और इनका जो मन है वो धर्म निष्ठा से परिपूर्ण था। यानी कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे और वैज्ञानिक सोच वाले भी थे, यानी कि दोनों चीजें इनमें थी, धार्मिकता भी थी इनमें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था, और मन में हजारों सवाल हमेशा उठते रहते थे। अच्छा, जब ये मठ में पादरी हो गए हैं तो उस मठ में, उस चर्च में क्या हुआ है कि छोटा सा हरा भरा बगीचा था। अच्छा, वो यहाँ जब इन्हें समय मिलता था तो बगीचे को पानी देते थे, फूलों को संभालते थे, फूलों को सहलाते थे, बड़ा इन्हें आनंद प्राप्त होता था, है ना। अच्छा, जो मठ के अन्य अधिकारी थे उन्होंने देखा कि मेंडल को जो है काफी लगाव है
फूल पौधों से। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल को उस बगीचे का अध्यक्ष बना दिया, है ना। अब क्या हुआ है कि इनका प्रकृति के प्रति प्रेम, इनका पौधों के लिए प्रेम और इनकी वैज्ञानिक सोच के लिए मठ के अधिकारियों ने सोचा कि ये काफी होनहार युवक है, इसको ऐसा किया जाए और अध्ययन के लिए बाहर भेजा जाए, ठीक है ना। तो इनको जो है मठ के अधिकारियों ने क्या किया है, बेनिस विश्वविद्यालय जो है वहां इन्होंने उनको जो है 2 साल के लिए पढ़ने के लिए भेज देते हैं। वो वहां वो भौतिकी पढ़ते हैं, ठीक है। 2 साल के बाद में पुनः अपने देश आ जाते हैं, वो अपने शहर आ जाते हैं, ब्रून नामक शहर में, ठीक है। और वहीं एक शहर में, ब्रून शहर में ही एक विश्वविद्यालय, एक विद्यालय होता है। तो उसी विद्यालय में वो भौतिकी का जो कार्य है वो देख रेख में लग जाते हैं। साथ ही साथ जो अपनी धार्मिक प्रवृत्ति है वो जिंदा रखते हैं, अर्थात वो धार्मिक भी रहते हैं। ऐसा नहीं पढ़ लिख के और जो है उन्होंने छोड़ दी धार्मिकता, ऐसा नहीं है। वो धार्मिक भी रहे, मठ को संभालते भी रहे, ठीक है ना। साथ ही अपने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको भी वो रखे रहे, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब उन्होंने देखा कि बगीचे का वो रोजाना ख्याल रखते थे, पौधों को देखते थे। अब उन्होंने, चूंकि वो विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, उनकी सोच और वैज्ञानिकता से भर जो है परिपूर्ण हो गई थी, है ना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब दूसरे लोगों से प्रश्नों को पूछने से बजाय इसका अनुसंधान स्वयं किया जाए और स्वयं देखा जाए कि क्या कारण है कि कुछ पौधे एक ही प्रजाति के होते हैं परंतु उनमें अंतर भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे मटर पौधा है, कोई मटर पौधा लंबा होता है, कोई मटर पौधा छोटा होता है ना। उसके फूल किसी मटर के पौधे के गुलाबी होते हैं, किसी के सफेद होते हैं, है ना। ये सारे प्रश्न उनके जीवन में हमेशा कौंधते रहे। अब उन्होंने अनुसंधान करने का निश्चय किया और अपने ही बगीचे में उन्होंने अपने प्रयोग के लिए पाइसम सटाइवम नामक मटर को चुना। यानी कि मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम। वो मीठी मटर थी, है ना। उस मटर को उन्होंने बोया है, ठीक है ना। और बोने के बाद में उन मटर को बड़े ध्यान से उनको बोया, उनको क्यारियों में बोया, है ना। और जो भी मटर जैसी उगी, है ना, फूल कैसा है, उनकी लंबाई कैसी है, क्यारी नंबर कौन सा है ना, ये सारा सब कुछ डाटा वो लिखते रहे, है ना। और ये कार्य भी अच्छा है कि जो भी आप प्रयोग करें उसको डाटा, उसको अंकित करते रहें ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं आपके प्रयोगों को समझ पाएं, आपको समझ पाएं, आपके प्रयोगों को पढ़कर पुनः प्रयोग को दोहरा पाएं, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, प्रयोग की मटर पे, पाइसम सटाइवम पे, और 8 वर्ष उन्होंने कठिन जो है परिश्रम किया और 8 वर्ष तक वो प्रयोग करते रहे। प्रयोग करने के बाद में उन्होंने क्या किया है, 3 नियमों का प्रतिपादन किया, ठीक है। ये नियम कौन कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता का नियम, ठीक है ना। इस नियम में यह बताया जाता है कि जो संकर प्रजाति होती है, संकर प्रजाति में जो प्रभावी लक्षण है ना, वही लक्षण अपीयर होता है। दूसरा नियम दिया उन्होंने है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन अर्थात पृथक्करण का नियम। इसमें यह इस नियम का, इस सिद्धांत का यह आशय होता है कि जब युग्मक बनते हैं तो जीन के जोड़े अलग अलग चले जाते हैं। तीसरा इन्होंने नियम दिया है या सिद्धांत दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अर्थात स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसका आशय यह होता है कि इसमें भिन्न लक्षणों वालों, इसमें जो भिन्न लक्षण होते हैं किसी भी जीव के, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ठीक है ना। वैसे इन तीनों नियमों का सैद्धांतिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसको जो डिटेल है, इसका हम पूरे तीनों नियमों का एक अलग वीडियो बना के भेजेंगे ताकि आप इसको अच्छे प्रकार से समझ पाएं, क्योंकि बोर्ड में भी 3 नियमों वाला क्वेश्चन अलग से ही आता है। अभी हम केवल कवर कर रहे हैं मंडलीय वंशागति और मंडल के बारे में। अब क्या होता है, मेंडल ने इन तीनों नियमों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उसके बाद सोचा कि इसे
ये किसी पत्रिका में या किसी जो वैज्ञानिक पत्रिका उसमें छपाया जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने तीनों नियमों का जो प्रतिपादन है वो 1865 में किया था और आनुवंशिकी की नींव डाली थी, परंतु संसार को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये उस समय का सबसे बड़ा प्रयोग था, है ना। तो उस समय एक ब्रून की पत्रिका चलती थी, क्या नाम उसका था, लिखा हमने आपको है, द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, देख ले। तो यह पत्रिका जो है बहुत ही सामान्य पत्रिका थी ब्रून नामक शहर की, ठीक है ना। तो अपने नियमों को, अपने सिद्धांतों को उसमें उन्होंने छपवाया, है ना। छपवाने के बाद क्या हुआ, वही होता है जो नए वैज्ञानिकों का हाल होता है, किसी ने भी उनके नियमों की ओर ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने जो नियम है वो अपने छपवा दिए पत्रिका में, और पत्रिका बहुत ही सामान्य थी, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने है, उन्होंने 2 सभाओं में अपने नियमों को पढ़ा, अपनी स्पीच दी, बताया। तो लोगों ने सोचा ये तो क्या बता रहे हैं, मटर वगैरह है ना। तो उन्होंने सोचा ये हमसे क्या मतलब इसका है। तो क्योंकि सामान्य लोग होते हैं, सामान्य की लोगों की सोच सामान्य ही होती है, वो उनके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके बारे में वो समझ नहीं सके। वो हताश हो गए कि बताओ इतना अच्छा हमने नियम बनाया, इतना अच्छा हमने सिद्धांत दिया, 8 वर्ष अपने हमने खराब करे, है ना, ये तो हमारा सब कुछ बेकार ही गया। वो अपने पुनः अपने जो चर्च है उसमें लौट आते हैं और वहीं अपना जो धार्मिक चीजें हैं उसमें वो रम जाते हैं। अच्छा, इधर वो 6 जनवरी को वो दिन आता है, तारीख है 6 जनवरी 1884, इनका देहांत हो जाता है, मंडल साहब का है ना। यानी कि उस समय का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे बड़ा प्रयोग अब गुमनाम के रास्ते से वो निकल गए। वहां के लोग केवल इतना जानते थे कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे और अच्छी सोच वाले थे और प्रकृति प्रेमी थे, बस इतना ही जानते थे। उनके नियमों के बारे में कोई व्याख्यान लोगों ने नहीं किया। 1884 में उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1900 में, और यानी कि मृत्यु के 16 वर्ष पश्चात, और सिद्धांत दिए थे 1865 में, तो 35 वर्षों के पश्चात में सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे, नाम था उनका ऑस्ट्रिया के शेरमार्क, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज। इन्होंने जब इनके नियमों को देखा है, पढ़ा, समझा, और तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग कार्य किया, और अलग कार्य करने के बाद में जो प्रयोग इन्होंने किए हैं, तो प्रयोगों में जो निकल के वही आया जो मेंडल जो है बता के गए थे। कुछ प्रयोग जो थोड़े हटके आए हैं, जैसे कि कार्ल कोरेंस ने किए हैं, है ना, लेकिन अधिकांशतः जो प्रयोग हैं उनका हूबहू जो डाटा वो लिख के गए थे उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग विज्ञान में प्रयोग किए और मेंडल के नियमों को पहचान दिलाई। यानी कि मेंडल की मृत्यु के पश्चात जो है उनको सम्मान मिल पाया, उनके सिद्धांतों को सम्मान मिल पाया। क्यों सम्मान नहीं मिलता उस समय? उस समय डार्विनवाद जोरों पे था, उस समय सब डार्विन की बात कर रहे थे, अस्तित्व का संघर्ष, जीवन का संघर्ष, है ना, ये डार्विन बहुत चल रहा था उस समय। तो डार्विन के कारण ही जो ये नए वैज्ञानिक थे, इतनी अच्छी सोच वाले थे, इतना बड़ा प्रयोग था, इनको सम्मान नहीं मिल पाया। तो इनको सम्मान दिलाने में, इनके नियमों को, सिद्धांतों को सम्मान दिलाने में जो वैज्ञानिक रहे हैं मुख्य, वो रहे हैं बेटसन, वो रहे हैं ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा कार्य किया इन वैज्ञानिकों ने कि नहीं तो ये एक जो वैज्ञानिक है गुमनाम के रास्ते में ही रहता और संसार को इतना अच्छा प्रयोग सफल में नहीं मिल पाता। आज मेंडल की ही देन है कि हम विभिन्न अच्छी अच्छी फसलों
का उत्पादन कर रहे हैं, अच्छे बीज विकसित कर रहे हैं, अच्छी फसल ले रहे हैं, स्वस्थ गायें, है ना, अच्छा दूध प्राप्त कर रहे हैं गायों से, भैंसों से, है ना, विभिन्न प्रजातियां हैं वो उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये मेंडल का कार्य ही रहा 8 वर्षों तक है, जिन्होंने, अच्छा मटर जो है उन्होंने क्यों चुनी थी? उन्होंने इसलिए मटर चुनी थी क्योंकि मटर जो है बहुत ही अल्पकालीन पौधा है, 3 से 4 माह का पौधा होता है, और यदि 3 माह का जो रख लिया जाए तो 4 को 12 और 8 साल, 8 चौक 32, है ना, यानी कि करीब 32 पीढ़ियां को जो अध्ययन जो है वो किया था। यानी कि मेंडल साहब ने मटर के 32 पीढ़ियों का अध्ययन किया था 8 वर्ष में। तो 32 पीढ़ियों के उपरांत ही ये 3 नियम वो दे पाए थे। आशा है आप सभी लोग इसको समझे होंगे अच्छी प्रकार से, और आप ज्यों का त्यों जैसे हमने आपको बताया है ऐसे ही आप जाके लिख सकते हैं। उसको लिखेंगे आप अपनी भाषा में, उसको जैसे हमने बताया अपनी भाषा में है, तो आपको अच्छे नंबर आएंगे, नंबर उसमें कटेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।